गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए और 5th चैप्टर अभी चल रहा है। 5th चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पढ़ाना है। और इन दिनों मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया है और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन यानी कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं वो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमने वर्गीकरण में पढ़े, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, किसी भी तरह के हों, भले ही वो मोनोसेकेराइड हों, डाइसेकेराइड हों, पॉलीसेकेराइड हों, उनके क्या कार्य हैं, वो हमारे शरीर में हमको क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य में पढ़ेंगे। तो पहला कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, भले वो स्टार्च खा रहे हों, डेक्स्ट्रीन खा रहे हों, माल्टोज खा रहे हों, लैक्टोज, तो वो आखिर में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। सबसे आखिर में जब वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है तो ज्वलन क्रिया होती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और उसके बाद वो ऊर्जा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। मतलब जो भी हमने खाना खाया सारा फूड एंड में ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया और ग्लूकोज जो है वो ज्वलन क्रिया करता है, यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। और ऑक्सीडेशन की क्रिया में ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जल के यानी उसका ज्वलन क्रिया होती है और ज्वलन क्रिया के बाद में ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ऊर्जा से हम कार्य कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जो भी काम है वो हम इसी ऊर्जा के द्वारा करते हैं। तो यदि जब वो ग्लूकोज बन रहा है सभी फूड के खाने से, यदि ग्लूकोज का लेवल जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और ग्लाइकोजन हमारे यकृत और मांसपेशियों में जमा होने लगता है। और जब भी हमें ज़रूरत होती है तब वो ग्लाइकोजन वापस से टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और वापस से ग्लूकोज ऑक्सीडेशन यानी ज्वलन क्रिया के द्वारा हमको एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने के बाद भी अधिक ग्लूकोज और भी ज़्यादा बचा हुआ है, तब वो एडिपोज टिश्यूज़ में वसा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वसा के रूप में एडिपोज टिश्यूज़ में जमा हो जाता है। और जब हमें ज़रूरत होती है तब वसा भी टूट के हमको ग्लूकोज दे देता है। एक कण वसा का जो होता है फैट, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ होता है। एक फैटी एसिड और 3 ग्लिसरॉल के अणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब ग्लिसरॉल टूटता है तो ग्लिसरॉल जो है वो हमको कार्बोहाइड्रेट दे देता है और हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हमें काम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमको ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग का मतलब है कि प्रोटीन को स्पेयर रखना। इसका मतलब ये है कि यदि हम पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट खाते हैं भोजन में तो वो कार्बोहाइड्रेट हमें कार्य करने और चीज़ों के लिए ऊर्जा दे देता है। लेकिन अगर हम पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो उस समय जो हमने प्रोटीन खा रखा है, भले वो दाल के रूप में या अंडे के रूप में या ड्राई फ्रूट्स के रूप में, दूध के रूप में, तो जो प्रोटीन हमारे अंदर गया हुआ है वो प्रोटीन जो है वो हमें ऊर्जा देने का कार्य करने लगेगा। तो ये चीज़ इसलिए गलत हो जाती है कि पहली बात तो ये कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में उसके दूसरे कार्य होते हैं। वो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, टूट फूट की मरम्मत के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं, एंजाइम, हार्मोन बनाना और
शरीर के अंग, शरीर के अंदर कई सारे लिक्विड होते हैं उनको, तो प्रोटीन बहुत सारे कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर। तो प्रोटीन के अलग काम है, इसलिए हमको प्रोटीन को स्पेयर रखना है, हमको प्रोटीन को बचाना है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में तब बचेगा जब हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भोजन के द्वारा ले लेंगे और वो पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा में परिवर्तित होके और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा दे देगा। और दूसरी बात ये भी है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी हमें 4 किलो कैलोरी देता है और 1 ग्राम प्रोटीन भी हमें 4 किलो कैलोरी देता है। और इसलिए हमको प्रोटीन महंगा भी पड़ता है। अगर आप 20 ग्राम आटा खाओ या 20 ग्राम बेसन खाओ तो बेसन महंगा पड़ता है, आटा सस्ता पड़ता है, जबकि दोनों से कैलोरी बराबर मात्रा में हमको मिलती है। लेकिन यहाँ हमको प्रोटीन को इसलिए स्पेयर रखना है, प्रोटीन को इसलिए एक्स्ट्रा में रखना है क्योंकि प्रोटीन के कार्य हमारे शरीर में अलग हैं। प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है। हमारे शरीर में बॉडी को बनाने वाले जो तत्व होते हैं उसमें प्रोटीन जो है वो कार्य करता है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट का कार्य है कैल्शियम के अवशोषण में कार्बोहाइड्रेट मदद करते हैं। कैल्शियम के अवशोषण में किस तरह से मदद करते हैं? कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो थोड़ा अम्लीय माध्यम में होता है और अम्लीय माध्यम जो है वो लैक्टोज आंत में बना देता है। लैक्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, मैंने उसके वर्गीकरण में पढ़ाया है आपको कार्बोहाइड्रेट के। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड है, वो हमारी आंतों के अंदर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है आंतों में वो एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम बना देता है। और जब अम्लीय माध्यम होता है तो अम्लीय माध्यम में कैल्शियम ज़्यादा इजीली बहुत आराम से अवशोषित हो जाता है और अगर क्षारीय होता है तो कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि उपयोगी बैक्टीरियाज को बनाना, मतलब उपयोगी बैक्टीरिया हमारे आंतों में होते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक वाले बैक्टीरिया, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर रह के। लेकिन उन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो अपनी ऊर्जा लैक्टोज के द्वारा लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि लैक्टोज कम घुलनशील होता है, तो वो वहीं पड़ा हुआ रहता है और वो देर से पचने वाला भी होता है, इसलिए लैक्टोज ज़्यादा देर तक छोटी आंत में रहता है। तो जब लैक्टोज वहाँ है तो बैक्टीरिया लैक्टोज से अपने लिए एनर्जी खींच लेते हैं और बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को शरीर के अंदर ही निर्मित करते रहते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जिन बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है उन बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट, मतलब लैक्टोज नामक डाइसैकेराइड, लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट उन बैक्टीरिया को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है कि जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट देता है। यहाँ मैं बता दूं क्योंकि अभी आपने प्रोटीन नहीं पढ़ा, तो प्रोटीन की जो बेसिक इकाई होती है, जो सबसे सरलतम इकाई होती है, वो होती है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का इस तरह सा कुछ फॉर्मूला होता है। अमीनो एसिड में कार्बन एक है और कार्बन के चारों तरफ 4 संयोजकता होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो चारों संयोजकता पे कुछ ना कुछ चिपका हुआ होना जरूरी होता है। तो कार्बन की चारों तरफ एक तरफ होता है अमीनो ग्रुप, NH2 को अमीनो समूह बोलते हैं। फिर इधर हाइड्रोजन, इधर COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह। ये अमीनो समूह, अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिल समूह मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप। और एक तरफ रहता है R मतलब बदलता रहता है। R कोई भी चीज़ उसमें बदलती रहती है, तो अमीनो अम्ल के नाम बदलते रहते हैं। जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पढ़ाऊँगी कि वहाँ 22 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं। तो अमीनो अम्ल का फॉर्मूला तो बेसिक यही है,
तो उसका जो कन्फिग्रेशन है वो अलग अलग कैसे होएगा, किसी में हाइड्रोजन है या किसी में कुछ और है या किसी में और कार्बन आ गया, तो ये जो R है ये चेंजेबल है, ये चेंज होता रहता है और नाम अलग हो जाते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ऐसे नाम बदलते जाते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है वो थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती रहती है। तो जब आप इस अमीनो अम्ल में देख रहे हैं कि चार तरफ कुछ कुछ चीज़ें चिपकी हुई है, तो एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिल समूह चिपका हुआ है, तो कार्बोक्सिल समूह में आप देखेंगे COOH, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और हमारे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसको दे देता है अमीनो समूह को, अमीनो अम्ल को बनाने के लिए खुद का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे देता है और वो अमीनो अम्ल जो है वो पूरा निर्मित हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ आपको कहा कि नॉन असेंशियल अमीनो अम्ल, मतलब अनावश्यक अमीनो अम्लों को बनाने के लिए कार्बोक्सिल समूह देता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये नॉन असेंशियल क्या होते हैं, जब प्रोटीन पढ़ेंगे वहाँ भी बताऊंगी, मैं यहाँ वापस बता रही हूँ कि प्रोटीन जो अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, अमीनो अम्ल दो तरह के हैं, एक आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं निर्मित हो सकते, उनको हमको भोजन से लेना ही होता है। तो 10 अमीनो अम्ल हैं, मतलब वयस्क के लिए 9 होते हैं और बच्चों के लिए 10 होते हैं, आर्जिनिन एक एक्स्ट्रा होता है। तो 10 अमीनो अम्ल हमको लेने ही हैं भोजन से, क्योंकि वो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते। अगर वो नहीं खाएंगे तो इन अमीनो अम्ल की बीमारी हो जाएगी। और जो 12 अमीनो अम्ल हैं उनको हम कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में निर्मित हो जाते हैं, जो ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं उनसे और बाकी चीज़ों से, जो हम भोजन खा रहे हैं उससे अनावश्यक अमीनो अम्ल आराम से बन जाते हैं। ये नहीं है कि अनावश्यक हमको खाने ही नहीं है, उनका काम ही नहीं है, काम है, लेकिन चूंकि वो बन जाते हैं हमारी बॉडी में इसलिए हम उनको अनावश्यक बोलते हैं, और आवश्यक वाले हमारी बॉडी में नहीं बनते इसलिए हमको जरूरी से लेने होते हैं, इसलिए उनको हम असेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो नॉन असेंशियल में जो कार्बोक्सिल समूह है उसको CH और O कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो हम भोजन करते हैं, आहार करते हैं, उससे हमको ग्लूकोज भी मिलता है, फिर हमको गैलेक्टोज भी मिलता है। तो ये जब दोनों मोनोसेकेराइड मिलते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो ये दोनों मिलकर और लैक्टोज एक डाइसेकेराइड बनाते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलकर एक डाइसेकेराइड लैक्टोज नामक डाइसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। चूंकि गैलेक्टोज अकेला रह नहीं सकता स्वतंत्र रूप से, इसलिए वो ग्लूकोज के साथ मिलकर ही लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और ये जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है ये धात्री महिलाओं में, जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है, मतलब जो प्रेग्नेंट होती है, बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके बाद में वो उस बेबी को फीड करने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए उसके शरीर में दूध बनना चालू होता है, और उस दूध को बनाने के लिए ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं और धात्री महिला में दूध की उत्पत्ति या दूध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि सेल्यूलोज रेशे जो होते हैं, मतलब जो हम छिलके वाली सब्जियां या हम सलाद खा रहे हैं या छिलके वाली दालें खा रहे हैं, वो सब जो हम खा रहे हैं तो सेल्यूलोज रेशे हैं। तो सेल्यूलोज रेशे जो हैं वो हमारे शरीर में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाते हैं। जो परमाणु गति होती है जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाते हैं, जिससे जो मल है या गंदगी है वो फटाफट रेक्टम यानी मलाशय में पहुंच जाए और मलाशय से शरीर के बाहर पहुंच जाए। इसलिए कब्ज को दूर करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट मदद करते हैं सेल्यूलोज रेशे के
रूप में उपयोग करके। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज के रूप में हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क और हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्र को ऊर्जा देते हैं। लेकिन अगर पर्याप्त ग्लूकोज यानी पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो जो मस्तिष्क है या तंत्रिका तंत्र है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा और उसमें डिस्टरबेंस, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर पर्याप्त मात्रा में है तो तंत्रिका तंत्र भी सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मस्कुलर वर्क के लिए भी एनर्जी देता है। मस्कुलर वर्क मतलब जो हमारी मांसपेशियों का काम है, कोई चीज़ उठा रहे हैं, कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, ऊपर हाथ कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये जो सारी मांसपेशियां हैं, भाई हड्डियां जो होती है उसके चारों तरफ मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, तो उन मांसपेशियों को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और उन मांसपेशियों को ऊर्जा कौन देता है? उनको ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी संकुचित होती है, एक बार, फिर फैलती है, फिर संकुचित होती है, फिर फैलती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी जब मांसपेशियां संकुचित होती है तब ये जो ग्लाइकोजन होता है, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन मांसपेशियों में रहता है, तो वो ग्लाइकोजन है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जब अपन कहते हैं ना आज हमने बहुत ज़्यादा सफाइयाँ की है या फिर हमने नीमच माता की चढ़ाई की है तो हमारे तो हाथ पैर आम गए, बहुत दर्द हो रहे हैं, आमना मतलब कि लैक्टिक अम्ल बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और दोबारा हमको एनर्जी मिल ही नहीं पाई, तो वो लैक्टिक अम्ल जम गया सब जगह और हमारे शरीर में जब वो लैक्टिक अम्ल खत्म होएगा धीरे धीरे तो वो जो शरीर का आमना जो आम रहा है, जो दर्द हो रहे हैं, जो मसल्स खिंच रही है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी जब ये लैक्टिक अम्ल कम होता जाएगा। तो जब संकुचन होता है तो ये ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर जब रिकवरी पीरियड आप काम करके थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, मतलब हम सांस ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उस वक्त लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के साथ मिलके एक TCA साइकिल होता है, क्रैब साइकिल, उस क्रैब साइकिल के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब हमको वापस से ऊर्जा देने के कार्य करने लग जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है यकृत में ग्लाइकोजन भरपूर मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर हमारी मांसपेशियों और यकृत में जम जाता है। तो यकृत में अगर पर्याप्त मात्रा में ग्लाइकोजन होगा तो जो कीटाणु होते हैं, रोग के कीटाणु, जो भी जर्म्स होते हैं, उन कीटाणुओं को ये जो ग्लाइकोजन है वो पनपने नहीं देता, ये उनको डेवलप नहीं होने देता, यानी कई सारे जो रोग या डिजीज बीमारियां जो होने वाली थी वो बीमारियां नहीं होती है अगर हमारे यकृत में भरपूर मात्रा में ग्लाइकोजन है। भरपूर मतलब पर्याप्त मात्रा में, ऐसे नहीं कि और ज़्यादा ग्लूकोज हो और ग्लाइकोजन, फिर ग्लाइकोजन से भी ज़्यादा फिर वसा बन गई, तो ऐसा काम नहीं करना है। मतलब एक पर्याप्त मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में परिवर्तित होंगे, फिर वो ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में रखा रहता है। और अगर पर्याप्त मात्रा में ग्लाइकोजन यकृत में होता है तो रोग के कीटाणु हमारी बॉडी को तंग नहीं करते, मतलब कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी पैदा नहीं होने देते हैं, ये वाला भरपूर पर्याप्त ग्लाइकोजन अगर होता है तो। नेक्स्ट है अगर यकृत में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट है तो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। आपने ग्लूकोज खाया, ग्लाइकोजन बन गया, फिर जब खाना नहीं खा रहे हैं तब भी हमको ऊर्जा की ज़रूरत है, तो वो जो ग्लाइकोजन है हमारी मांसपेशियों में है, यकृत में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होएगा, फिर ग्लूकोज हमको एनर्जी देने का कार्य करने लगेगा। लेकिन हमारी यकृत में और मांसपेशियों में अगर ग्लाइकोजन है ही नहीं
तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होगा, और जब ग्लूकोज नहीं होगा तो ग्लूकोज एनर्जी कैसे देगा। तो उस समय क्या होगा, अगर हमारे शरीर में कहीं फैट है, वसा है, तो वो वसा हमको ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। लेकिन वसा ऊर्जा देने का जब कार्य करता है तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनती है, और हम उनको कहते हैं कीटोन बॉडीज़। मतलब जब फैट टूटता है और हमको जब एनर्जी देता है तो कुछ और भी यौगिक बनते हैं उस समय, उनको हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। कीटोन बॉडीज़ का नाम है एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। मतलब जो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जब वसा हमें एनर्जी देता है, तो कीटोन बॉडीज़ में 3 तत्व होते हैं, एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये तीनों मिलकर कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं। और अगर बहुत सारी कीटोन बॉडीज़ इकट्ठी हो जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है, और कई बार नीम बेहोशी, मतलब बहुत लंबी वाली बेहोशी हो जाती है, हम उसको कहते हैं कोमा। तो अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में नहीं है ऊर्जा देने के लिए, तो वसा हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, लेकिन वसा ऊर्जा के साथ साथ में कीटोन बॉडीज़ बनाता है। और अगर कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई रक्त में तो शरीर कोमा में, यानी बहुत लंबी वाली बेहोशी में चला जाता है। इसलिए पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए। और लास्ट है, अगर हम रेशेदार और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रेशेदार और जटिल कार्बोहाइड्रेट मतलब सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, हेमीसेल्यूलोज है, तो अगर रेशेदार कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमने सेल्यूलोज खाया है उसको पचाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए, वो हमारे शरीर में है ही नहीं, तो इसलिए वो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने ही नहीं देता। तो ग्लूकोज का लेवल कम रहता है, उस समय कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम रहता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है और ग्लूकोज का लेवल भी कम होता है। तो अगर ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कम है तो मोटापा नहीं होता है, डायबिटीज़ नहीं होती है, हृदय की बीमारियां नहीं होती है, हाई बीपी नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है, तो कई सारी बीमारियां जो है वो नहीं होती है अगर हम रेशेदार कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज अगर हम प्रतिदिन खाते हैं तो आज जो टॉपिक पढ़ाया है वो है कार्बोहाइड्रेट के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है, और वो इसलिए क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और ग्लूकोज ज्वलन क्रिया के द्वारा हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। और अगर पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे तो प्रोटीन जो है वो बच जाता है अपने कामों के लिए, तो हम उसे कहते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। और प्रोटीन के काम होते हैं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि करना, एंजाइम हार्मोन बनाना, लिक्विड बनाना, शरीर के अंदर के पार्ट्स बनाना, तो हम प्रोटीन को बचा सकते हैं। कैल्शियम के अवशोषण में कार्बोहाइड्रेट मदद करता है, क्यों? क्योंकि लैक्टोज हमारी आंतों में एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम बना देता है, और अम्लीय माध्यम में कैल्शियम का अवशोषण अच्छी मात्रा में होता है। और कुछ उपयोगी बैक्टीरिया होते हैं हमारी आंतों में जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को निर्मित करते हैं शरीर के अंदर ही, लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट उनको देता है। क्योंकि लैक्टोज हमारी आंतों में बहुत देर तक पड़ा रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे पचता है, कम घुलनशील होता है, इसलिए वो उपयोगी बैक्टीरिया को ऊर्जा देने का कार्य करता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो भी प्रोटीन का पार्ट है, अमीनो अम्ल, उसके कार्बोक्सिल समूह को बनाने का कार्य भी करता है। और धात्री माताओं में जो दूध की उत्पत्ति होती है उसमें लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है। और अगर हम सेल्यूलोज रेशे खाते हैं तो शरीर में क्रमानुकुंचन गति ज़्यादा होती है, तो कब्ज की शिकायत नहीं रहती। अगर भरपूर कार्बोहाइड्रेट है तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है, वो सुचारू रूप से कार्य करता है। भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है
तो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पेशीय वर्क होते हैं, मांसपेशियों के जो काम होते हैं, उसके लिए एनर्जी यानी ऊर्जा भरपूर मिलती है। लेकिन अगर ग्लाइकोजन लैक्टिक अम्ल में बदल गया और रिकवरी पीरियड में ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती, तो वो लैक्टिक अम्ल में ही पड़ा रहता है और हमारे शरीर में दर्द होता रहता है। तो लैक्टिक अम्ल को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है और वो टीसीए साइकिल से वापस हमें एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे देता है। अगर हमारे यकृत में भरपूर ग्लाइकोजन होता है तो हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु कीटाणु नहीं पनपते हैं, तो कोई बीमारी नहीं होती। उसके अलावा अगर भरपूर पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट है यकृत में तो वो हमको काम करने के लिए एनर्जी देता है, और अगर नहीं है तो हमको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं देता, उस समय हमको वसा एनर्जी देता है। लेकिन जब भी फैट यानी वसा एनर्जी देता है हमको, तो उस समय कुछ और यौगिक भी वो बनाता है जिसे हम कीटोन बॉडीज कहते हैं, एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। और ये कीटोन बॉडीज अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शरीर को बेहोशी की दशा यानी कोमा में भी ले जा सकती है। और अगर रेशेदार कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट हम पर डे यानी डेली खाते हैं तो शरीर में ग्लूकोज का और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, और इनके कम होने से कई सारी बीमारियां नहीं होती है, जैसे डायबिटीज़, मोटापा, कैंसर, हृदय की बीमारी। ये सब बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम रेशेदार कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन खाते हैं तो। इस तरह से ये फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।